अगर आपने बीपीएससी प्रीवियस ईयर मेंस के सवालों का विश्लेषण किया होगा तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि 68 और 69 बीपीएससी का जो पेपर है उसमें पेपर का पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो गया है। जिसमें क्या पूछा जाता है, एंड वर्ड अलग अलग होते हैं। कहीं पर बोला जाता है इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए, कहीं पर आता है क्रिटिकली एनालिसिस कीजिए, कहीं पर बोला जाता है कि भाई इनका क्या योगदान रहा उसको स्पष्ट कीजिए। इस तरह के वैरायटी में फॉर्म में सवाल पूछे जाते हैं। शॉर्ट आंसर भी पूछा जाता है और लॉन्ग फॉर्मेट के सवाल भी पूछे जाते हैं। बहुत दिनों के बाद मैं मेंस आंसर राइटिंग को लेकर कोई वीडियो लाया हूँ। अपने चैनल पर करंट अफेयर का एमसीक्यू और ज्योग्राफी पीवाईक्यू का भी चल रहा है, जो जल्द ही मैं कंटिन्यू कर दूंगा। कल से ही कंटिन्यू हो जाएगा। कल करंट का आपको लंबा वीडियो मिल जाएगा एमसीक्यू का। आज हम लोग किस चीज़ को सीखेंगे बंधुओं? तो आज हम लोग सीखेंगे उत्तर लेखन क्या किस प्रकार से किया जाता है और कौन सा आंसर जो होता है वो अच्छा होता है। मैं आपको एक अच्छा आंसर दिखाऊंगा जिसमें दिखाऊंगा कि आपको पढ़ने से लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको मार्क्स मिलेंगे 2 नंबर उसमें, क्योंकि सवाल का जो डिमांड है ना वो आपने फुलफिल नहीं किया है। आप सवाल भी दिखाऊंगा, शॉर्ट फॉर्मेट के सवाल मतलब कि आसान सवाल भी दिखाऊंगा मैं आपको, और कठिन सवाल भी दिखाऊंगा, और इस तरह के सवाल दिखाऊंगा जिसमें आपको आंसर आ रहा है, आप लिखेंगे भी और उसका गलत भी करेंगे। आप तो समझेंगे कि मैंने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन दरअसल में वो गलत आंसर होता है। बीपीएससी का अगर प्रकृति आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीपीएससी का मेंस का पैटर्न पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मेंस में आपको वेराइटीज़ दिखते हैं सवालों में। जैसे अगर शॉर्ट फॉर्मेट के सवाल की हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि किस प्रकार के एक लाइन के सवाल पूछे जाते हैं। चंपारण नील आंदोलन पर ये सवाल जो पूछा गया था बहुत ही आसान लगेगा आपको पढ़ के कि चंपारण का ही तो पूछा है, लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट में प्रभाव पूछा हुआ उसने, इम्पैक्ट पूछा हुआ उसने। इस तरह के सवालों में बच्चे लोग गलती कर देते हैं। तो ज़रा देखते हैं कि किस प्रकार से उत्तर लेखन किया जाता है, किसी सवाल को किस प्रकार से कीवर्ड्स में और हिस्सों में तोड़कर लिखा जाता है, और एक सही आंसर में, बेस्ट आंसर में और एक एवरेज आंसर में अंतर क्या होता है। 100 बच्चे अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें से 90 बच्चे जो होते हैं वो एक ही ढर्रे पर आंसर राइटिंग करते हैं। 10 ही बच्चे होते हैं जिनको आंसर राइटिंग वाकई करना आता है और वो अलग तरीके से कर पाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों का हम लोग डिटेल में इसमें बातचीत करेंगे। अंत में मैं आपको बताऊंगा 71 बीपीएससी को लेकर या बीपीएससी आंसर राइटिंग को लेकर जो हमारा ग्रुप है उसकी चर्चा अंत में करेंगे हम लोग। पहले सीख लीजिए, उसके पश्चात अगर आपको जुड़ना हो तो जुड़िएगा। सबसे पहले सवाल देखिए कि कौन सा है। मैं आपको आंसर भी दिखाऊंगा, मॉडल आंसर भी दिखाऊंगा, सभी तरह की चीज़ों को दिखाऊंगा। ओके, 2 स्तर के सवाल मैंने रखे हैं। एक सवाल जो 2 अक्टूबर को मैंने दिया था, GS1 ग्रुप में ही दिया था, और एक दूसरा सवाल है जो 71 नया ग्रुप जो शुरू किया उसमें दिया था 4 अक्टूबर को। एक में सवाल में क्या है कि NCERT बेस्ड सवाल है। ये जो सवाल आपको दिख रहा है ये 7th के NCERT से मैंने लिया था और उसी सवाल मैंने बनाया था। उसमें चैप्टर है जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, उसके बाद अलग अलग कटिबंधों के बारे में चैप्टर है 7th के NCERT में, तो वहीं से ये सवाल उठाया गया था। क्या है सवाल कि जलमंडल क्या है, पृथ्वी पर उपस्थित जल की स्थिति का वर्णन कीजिए, भारत में जल संकट के प्रमुख कारण, इसके उपाय क्या हैं। ये सवाल है। ये आसान सवाल है, इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले कठिन सवाल को हम लोग ज़रा डिस्कस करते हैं। आपको ये पढ़ के भी लगा होगा कि बहुत ही आसान सवाल है, आप तो इसको आराम से लिख लेंगे। क्या है इसमें, सारे आंदोलन ही तो लिखने हैं, है ना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान अद्वितीय है, स्पष्ट कीजिए। लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल है। इतना ही छोटा सवाल बीपीएससी भी पूछ सकती है आपसे एग्जामिनेशन में। इसके क्या क्या लिखना है आपके हिसाब से, क्या क्या लिखेंगे? आपके हिसाब से लिखेंगे कि भाई गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन लिखा है, पहले कीवर्ड ढूंढते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने पूछा है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका की चर्चा करनी है या नहीं करनी है? भाई पहले स्पष्ट तो करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का चलो नहीं करते हैं, 1917 ईस्वी से शुरू करते हैं, चंपारण सत्याग्रह से शुरू करेंगे। गांधी जी का योगदान अद्वितीय है, ये स्पष्ट करना है। अद्वितीय किस प्रकार से है ये आपको स्पष्ट करना है। यही तो कीवर्ड है, बहुत आसान हो गया ये तो आपके हिसाब से, है ना। क्या हो गया, सबसे पहले चंपारण की चर्चा करेंगे, फिर खेरा आंदोलन की चर्चा करेंगे, फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन की चर्चा करेंगे, फिर असहयोग आंदोलन आ जाएगा, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आ जाएगा, और उसके पश्चात से हम एंड कर देंगे किस पर, तो भारत छोड़ो आंदोलन पर हम एंड कर देंगे। इसी प्रकार से बच्चों ने, ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं, 200 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनमें से मैक्सिमम बच्चों ने यही लिखा था। यही चीज़ आप भी यही लिखेंगे। क्या है भाई योगदान? चंपारण सत्याग्रह में उनका योगदान था, खेरा में है, अहमदाबाद में है, सारे आंदोलन में उनके योगदान है। क्या केवल गांधी जी का योगदान यहीं तक सीमित है? चंद आंदोलन ही उनका योगदान है महात्मा गांधी जी का?
क्या होगा इसका सबसे सही आंसर? चलिए मैं आपको कुछ उत्तर दिखाता हूँ, उसके पश्चात उसका मैं एनालिसिस करके आपको समझाऊंगा, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एनालिसिस से ही समझेंगे, वरना आप उसी ढर्रे पर लिखते रह जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ उत्तर, देखिए, और उत्तर जिनका भी है भाई, ऑफेंड नहीं होना इससे ज़्यादा, आपको समझाने के लिए मैं आपको उत्तर का इस प्रकार से विश्लेषण कर रहा हूँ। देखिए क्या है आंसर। देखिए इसी प्रकार से आप लोग भी कोशिश करते हैं लिखने का कि सबसे पहले इंट्रो लिखा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने विभिन्न आंदोलन एवं पत्र पत्रिकाओं तथा आश्रम की स्थापना कर ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिशों की शोषणकारी नीतियों का विरोध किया। इसी प्रकार से आप भी लिखते हैं कि ये लिखा है उन्होंने, ये गलत हो गया, व्याकरण सही रहना चाहिए। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, ये सब चीज़ें लिखना है क्या, बताइए मुझे। आप भी लिखेंगे, इसमें लॉन्ग फॉर्मेट है तो कतई नहीं, गलत हो गया ये। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है इसमें लिखना, ज़रूरी नहीं है इसमें लिखना, ये गलत हो जाएगा। उसके पश्चात इन्होंने हेडिंग बनाई है। क्या करना होता है सवालों में, कीवर्ड्स को घेरिए, कीवर्ड्स को घेर कर उसके अनुरूप हेडिंग बना लीजिए। सबसे बेसिक चीज़ यही होता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, गांधी जी का योगदान, तो गांधी जी का योगदान के बारे में थोड़ा सा हमने क्या किया, उसका इंट्रो लिख दिया। जो इन्होंने इंट्रो ऑन एन एवरेज सही लिखा है, एवरेज ये है, लेकिन इंट्रो में जो चीज़ नहीं लिखना चाहिए था उसको मैंने काट दिया आपके सामने में। उसके बाद हेडिंग क्या बनानी है, गांधी जी का योगदान, और योगदान फिर इन्होंने हेडिंग बनाई। सबसे पहला इन्होंने चंपारण सत्याग्रह लिखा, चंपारण सत्याग्रह की चर्चा की है इन्होंने, फिर खेरा की चर्चा की है, फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन की चर्चा, फिर खिलाफत की आंदोलन की चर्चा, फिर असहयोग की चर्चा की है, सविनय अवज्ञा की चर्चा की है, और फिर गांधी इरविन समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन करके इन्होंने एंड कर दिया है। क्या इस सवाल का डिमांड फुलफिल हो गया? 40% इस सवाल का डिमांड फुलफिल हो गया। लेकिन इसमें सबसे अंत में कीवर्ड जुड़ा हुआ है जो पूरे सवाल का प्राणवायु है, उसके बिना आप सवाल को हल कर ही नहीं सकते हैं। और द्वितीय पूछा है, और द्वितीय का मतलब बाकी सभी लोगों से किस प्रकार अलग है। खेरा आंदोलन में और भी नेता शामिल होंगे, असहयोग आंदोलन में और भी नेतागण शामिल होंगे, तो गांधी जी भी उसी आंदोलन में शामिल थे, तो उनका योगदान अद्वितीय कैसे हो गया। यहाँ पर मुख्य जो कीवर्ड है वो है अद्वितीय कैसे हो गया, बिल्कुल ही अद्वितीय, यूनिक कैसे हो गया उनका योगदान। इसलिए ये जो आंसर है इसमें एवरेज मार्किंग की जाती है। आपने आधा अधूरा आंसर लिखा है। सवाल का डिमांड है कि अद्वितीय कैसे है, और गांधी जी का योगदान केवल आंदोलन तक सीमित नहीं है। एक और मैं आंसर दिखाता हूँ, अभी रुकिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आराम से, उसके पश्चात आपको क्लियर होगा। दूसरा आंसर देखिए इसी सवाल से देखिए दूसरा आंसर जो है, इसका इंट्रो क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1917 से 1947 तक गांधी जी अग्रणी भूमिका में थे, अतः इस काल में गांधी युग कहा जाता है। इस काल को 1947 ने 1948 के जनवरी में उनको गोली मारी गई है। जब तक जिंदा रहे तब तक वो आंदोलन में सक्रिय रहे। गांधी जी ने भिन्न भिन्न आंदोलन महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। प्रथम सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया उन्होंने, असहयोग आंदोलन किया उन्होंने, उसके सविनय अवज्ञा आंदोलन किया उन्होंने, भारत छोड़ो आंदोलन किया, प्रयोगात्मक और रचनात्मक कार्य, ये इन्होंने अच्छा जोड़ा था। रचनात्मक कार्य जो है जिसमें उन्होंने लिखा है कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुसलमान एकता की बात की, उसके बाद उन्होंने हरिजन छुआछूत की बात की है, लोगों में रचनात्मक कार्यों को लेकर जागृति भी फैलाई उन्होंने। ये जो अंत में इन्होंने लिखा ये क्या है, तो इन्होंने थोड़ा सा, इनका आंसर 70% तक आप कह सकते हैं करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा क्या, अब उस चीज़ पर ज़रा विचार करते समझिएगा, ज़रा सवाल की प्रकृति को सही से समझा रहा हूँ, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए इस सवाल को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। गांधी जी का एक योगदान देखा जाता है कौन से चीज़ों में, तो आंदोलन को लेकर। दूसरा पक्ष जो है ना गांधी जी का, वो है सामाजिक आंदोलन को लेकर। उनका पक्ष बहुत मजबूत रहा है भारत में। सामाजिक आंदोलन का क्या तात्पर्य है बंधुओं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब चल रहा था तो वो आंदोलन 2 हिस्सों में चल रहा था। भारत का आंदोलन इसीलिए अभूतपूर्व माना जाता है क्योंकि हमने केवल अंग्रेज़ों से गुलामी को लेकर आंदोलन नहीं चला है, बल्कि भारत में सामाजिक कुरीतियाँ जो विद्यमान थी उससे आज़ादी को लेकर भी हमारा आंदोलन साथ साथ में ही चल रहा था, जो कई सारे लोग चला रहे थे, जिनमें से गांधी जी भी एक थे। कई सारे लोग चला, जैसे ज्योतिबा फूले का आप नाम ले सकते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का नाम ले सकते हैं, महात्मा गांधी का नाम ले सकते हैं। ऐसे ही कई सारे ऐसे लोग हैं जो सामाजिक तौर पर ज़्यादा सक्रिय थे। डॉक्टर अंबेडकर आपको किसी बड़े अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय कभी नहीं दिखेंगे, लेकिन सामाजिक सुधार आंदोलन में सबसे अग्रणी नेता हैं वो। डॉक्टर जो ज्योतिबा फूले हैं वो अंग्रेज़ों के खिलाफ किसी आंदोलन में सक्रिय नहीं थे, लेकिन हम उनका नाम किस में पढ़ते हैं,
सामाजिक उत्थान आंदोलन में पढ़ते हैं तो गांधी जी का दोनों पक्ष था। इसीलिए ये अद्वितीय माने जाते हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसे नेता थे गांधी जी जैसे जो दोनों में सक्रिय थे। ये राष्ट्रीय आंदोलन में भी अग्रणी भूमिका में थे और सामाजिक उत्थान आंदोलन में भी अग्रणी भूमिका में निभा रहे थे। इन्होंने अछूतों के खिलाफ भी, अछूत और छुआछूत के खिलाफ भी खूब सारी लड़ाइयाँ लड़ी कि नहीं भाई, नहीं होना चाहिए। इन्होंने हरिजन नाम दिया और सामाजिक उत्थान को लेकर इन्होंने बोला कि छुआछूत जो है ये बहुत ही गलत चीज़ है, ये पाप है। दूसरा जो भारत में सामाजिक सुधार का आंदोलन चला था वो कौन सा था बंधुओं? तो वो था आपका महिलाओं को उत्थान को लेकर। तो गांधी जी का दूसरा पक्ष में कहाँ पर दिखता है? गांधी जी का दूसरा पक्ष में दिखता है कि भाई उन्होंने पहला तो काम किया जातिवाद के उत्थान को लेकर, जातिवाद को चीज़ों को कमज़ोर करने को लेकर। दूसरा उन्होंने महिलाओं की स्थिति को लेकर काम किया। यानी कि गांधी एकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने सामाजिक आंदोलन के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन दोनों में योगदान दिया। सामाजिक उत्थान के लिए भी काम किया उन्होंने और राष्ट्रवादी आंदोलन में भी उन्होंने योगदान दिया। डॉक्टर अंबेडकर का अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई आंदोलन में योगदान आपको नहीं दिखता है, ज्योतिबा फूले का नहीं दिखता है, पेरियार का नहीं दिखता है, उनका सामाजिक आंदोलन में दिखता है आपको। और लेकिन बहुत कम ऐसे नेता हैं जिनका दोनों पक्षों में आपको दिखेगा। तीसरा इन्होंने क्या किया? आंदोलन को कमज़ोर वर्गों तक पहुंचाया। आंदोलन को कमज़ोर वर्गों तक पहुंचाया। आपसे गांधी जी का योगदान पूछा जा रहा है और आप सीधा सीधा आंदोलन नाम लिखकर आगे बढ़ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? यही एक डिफरेंस होता है। एक अच्छे यूपीएससी के आंसर राइटिंग जब आप करते हैं यूपीएससी लेवल का, तो उसमें विश्लेषण जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मैं एक भी फैक्ट नहीं लिखूँगा, हो सकता है कि मैं आंदोलन का तिथि नहीं लिखूँ, लेकिन मैं ये सब चीज़ें लिख दूँगा तो मुझे अंक ज़्यादा मिलेंगे एग्जामिनेशन में, क्योंकि चेक करने वाला जो होगा वो विश्लेषण ढूंढेगा कि ये गांधी जी को वाकई समझ पाया है या ऊपर ऊपर केवल रट के स्पेक्ट्रम पढ़ के आ गया है। सामाजिक आंदोलन में कमज़ोर वर्गों को जोड़ा, जैसे कि आपको दिखेगा कि भाई पहली बार चंपारण के द्वारा देश के किसान जो हैं वो राष्ट्रीय आंदोलन से चंपारण आंदोलन के द्वारा जुड़ते हैं, ये पहली बार दिखता है। और सहयोग आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत ये मानी जाती है कि महिलाएं, सभी पृष्ठभूमि की महिलाएं एक साथ पहली बार सामने आती हैं। उन्होंने सांप्रदायिकता की भावना को कमज़ोर किया, जिसमें उनका आप खिलाफत आंदोलन में उनका योगदान मान सकते हैं। खिलाफत आंदोलन और जो जितने भी आंदोलन थे उन सभी के द्वारा उन्होंने सांप्रदायिकता की भावना को कमज़ोर करने की कोशिश की थी। ये भी क्या है? ये भी वही चीज़ है कि भाई गांधी जी ने ये काम किया है। अगला कौन सा बोल सकते हो आप? गांधी जी का पक्ष मजबूत था तो केवल और केवल आंदोलन की ही बात नहीं करते थे, रोजी रोटी की भी बात करते थे। तो कुटीर उद्योग की उन्होंने बहुत ज़्यादा चर्चा की, बोला कि कुटीर उद्योग होना चाहिए, कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलना चाहिए। उन्होंने एक चीज़ और बात की, वो है क्या? तो उन्होंने बात लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की। उन्होंने पंचायतों को समृद्ध बनाने की बात की, लोकतंत्र को दूर दूर तक फैलाने की उन्होंने बात की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्गों को इसमें जोड़ा जाए। उन्होंने अगला बात की, इस चीज़ को लिख कर के किया तो भाई रचनात्मकता होना चाहिए आंदोलन में, रचनात्मक होना चाहिए आंदोलन, रचनात्मक होना चाहिए। उन्होंने राष्ट्र के एकीकरण की बात की। उन्होंने बोला कि असहयोग आंदोलन भले ही कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर काकोरी बोल रहा हूँ मैं, चोरा चोरी में अगर कोई कांड होता है तो वो कांड पूरे देश के लिए होना चाहिए, पूरे देश में असहयोग आंदोलन बंद होना चाहिए। उन्होंने देश की एक भावना को संपूर्ण देश की भावना से जोड़ने का भी प्रयास किया। कुछ विश्लेषण आपको समझ में आ रहा है? उन्होंने अंग्रेज़ों की जो सबसे बड़ी नीति थी भारत को तोड़ने की, कौन सी नीति अंग्रेज़ों की? तो भाई SC ST को अलग कर दो हिंदुओं से, इनको भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रणाली दे दो, इसके खिलाफ उन्होंने आह्वान किया। पूना पैक्ट, पूना समझौता, डॉक्टर अंबेडकर की बात आती है। फिर आपको मैं क्या समझा रहा हूँ कि आपने गांधी जी का जब आपसे योगदान पूछा गया तो आपने केवल उनके आंदोलन में योगदान को लिखकर आगे बढ़ गए, जबकि ऐसा नहीं है। आपको ये लिखना पड़ेगा कि गांधी जी इस मायने में अद्वितीय हैं क्योंकि उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान चल रहे दोनों प्रमुख आंदोलन, एक तो था ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने का आंदोलन, अंग्रेज़ों को देश से बाहर करने का आंदोलन, और दूसरा था सामाजिक उत्थान को लेकर। एकमात्र हमें बड़ा नेता दिखता है जो दोनों को लेकर काम कर रहा था। वो कौन सा काम था? तो वो ये सारे काम थे जिसमें महिलाओं से लेकर, अछूत वर्गों से लेकर, और उसके बाद से कमज़ोर वर्ग हो गए, किसान हो गया, सामाजिक उत्थान हो गया, सांप्रदायिकता को कमज़ोर करना हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, ग्रामीण व्यवस्था हो गया, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो गया। इन सभी चीज़ों को लेकर उन्होंने काम किया और उसके साथ साथ राजनीति का भी काम किया। ये होगा इसका 100% सटीक आंसर।
जिसमें आप एक पक्ष में लिखोगे, पहले लिखोगे उनका किस प्रकार से इसका आंसर को लिखना है। इंट्रो इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, इंट्रो में इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि भाई योगदान अद्वितीय बहुत अच्छा गांधी युग कहा जाता है। उसके बाद से लिखिए गांधी जी का योगदान, तो उसमें पहला हेडिंग बनाना है आंदोलन के रूप में उनका योगदान, जिसमें आप अलग अलग आंदोलन की चर्चा कर देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी आंदोलन है, लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल है। उसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे सामाजिक उत्थान को लेकर उनका योगदान, क्योंकि सामाजिक उत्थान के बिना आंदोलन जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो आंदोलन है वो सफल हो ही नहीं सकता था। जब तक हम अछूतों के बारे में बातचीत नहीं करते तब तक राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हो ही नहीं सकता था। जब तक किसान और महिलाओं को हम आंदोलन से नहीं जोड़ते तब तक आंदोलन का जनाधार का विस्तार हो ही नहीं सकता था। तो ये काम किसने किया सबसे पहले? तो गांधी जी ने किया। तो सामाजिक आंदोलन में जो उनका योगदान है, उसके बाद उस चीज़ को पॉइंट बनाकर या हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं, जैसे जातिवाद के उत्थान को लेकर हो, या फिर किसानों को लेकर हो, महिलाओं को आंदोलन से जोड़ने से लेकर हो। ये सारा कुछ आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके ये सवाल का आंसर क्या हो पाएगा? पूर्ण हो पाएगा। अब आपको समझ में आया कि एक एवरेज आंसर, इस आंसर को आप लिख देंगे, आप भी मानेंगे हाँ यही इसका आंसर होगा, लेकिन ये इसका उत्तर नहीं होगा। एग्ज़ाम में इसी पर लिए कई बार क्या होता है, आप लिख के आ जाते हैं, आपको लगता है बहुत अच्छा आंसर लिख दिया मैंने तो नंबर मिल ही जाएगा, टॉप कर जाएंगे, लेकिन नंबर मिलता है 2। क्यों मिलता है? इसी कारण से मिलता है क्योंकि विश्लेषण की थोड़ी सी कमी रह जाती है। दूसरा सवाल है, उसको ज़रा देख लेते हैं। उससे पहले एक मैं छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 71 बीपीएससी को लेकर, आंसर राइटिंग को लेकर अपना ग्रुप चलता है टेलीग्राम पर कई सारे। एक में GS1 अभी चल रहा है और एक तो 20 सितंबर शुरू ही किया है, उसमें अभी 8 के NCERT का आज पहला सवाल पोस्ट किया था। सैटरडे को उसमें ऐसे देता हूं मैं, बाइलिंगुअल है। अगर आपको जुड़ना हो तो ज़रूर ही बताइएगा। इसमें आपको टॉपिक मिल जाता है वीकली और उसके हिसाब से रोज़ आपको क्वेश्चन मिलते हैं और उस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना होता है। तो अगर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए जुड़ना हो तो मैसेज कीजिएगा टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, कहीं पर भी मैसेज कीजिएगा, आपको मैं ऐड कर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और प्राइस इसका वही है 299 पर मंथ का है। और अभी दुर्गा पूजा में अगर आप लेते हैं 11 तारीख तक तो आपको विशेष छूट मिल जाती है 6 मंथ और 1 ईयर के, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। डेली चेक होता है गुरु, कोई फ्रॉड नहीं है। 1 साल से चला रहा हूँ मैं, मेंस पास कर गए हैं कितने सारे मेरे। ये देख सकते हैं आप, इसी प्रकार का मैं कुछ मॉडल आंसर देता हूँ। बेसिक सवाल जो है उसका एक मॉडल आंसर मैंने दिया है। ये आपका पूरा नोट्स जैसा धीरे धीरे तैयार होता जाएगा। इसमें इस तरह का जब मॉडल आंसर आपको मिलता है तो आपको पूरा का पूरा नोट्स जैसा तैयार होता जाता है। तो ये भी ग्रुप में ही अवेलेबल है, उसी पर है। आप अगर मंथली ज्वाइन करते हैं या ईयरली ज्वाइन करते हैं आंसर राइटिंग, तो आंसर राइटिंग का एक तो आपको रोज़ आंसर होकर चेक होकर मिलता है, दूसरा उसके साथ है मॉडल आंसर। इस प्रकार का मैं देता हूँ। तो अगर आपको जुड़ना हो तो ज़रूर ही जुड़िएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देखिए अगला क्या है, अरे मेरे बच्चे 69 के। तो चलते हैं, देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। ओके, दूसरा सवाल जो है ये मैंने बिल्कुल बेसिक दिया था, NCERT लेवल का क्वेश्चन होता है। कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैंने सिलेबस नहीं पढ़ा है तो क्या मुझे अब आंसर लिखना चाहिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप उत्तर लेखन करेंगे तो ऐसा नहीं होता है। सही तैयारी का जो तरीका होता है बंधुओं, ये मैं अकेला ही बोलता आया हूँ इस यूट्यूब पर। 2021 के दिसंबर में चैनल शुरू हुआ था, 2022 के अप्रैल से मैं ये चीज़ बोलता आ रहा हूँ कि उसी मैंने ही था जिसने पहली बार आंसर राइटिंग को लेकर इस तरह का वीडियो बनाया था BPSC के रिगार्डिंग। आप चेक कर सकते हैं जाके। तो सबसे पहले मेंस की तैयारी करनी होती है और मेंस की तैयारी के लिए पहले दिन से आपको उत्तर लेखन करना होता है। मुझे भी पता है आपके पास कंटेंट नहीं होगा, आप समझ रहे होंगे कि मैं कंटेंट कहाँ से लाऊंगा, लिखूंगा कहाँ से। कंटेंट शुरुआत में देख करके लिखिए, आपका कलम ही नहीं चलता होगा, मैं लिख कर देता हूँ आपको इंट्रो ही नहीं लिखना आता होगा। तो मैं आपको क्या बोलूँगा, शुरुआत में आप देख कर लिखेंगे, पॉइंट्स का मदद लीजिए कि भाई कौन सा पॉइंट ऐड करना है, इंटरनेट के हेल्प लेंगे और आपको लिखना है शुरुआत में केवल। जब आप 20 आंसर, 25 आंसर, 30 आंसर लिखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अब मैं इंट्रो कम से कम लिख सकता हूँ, मुख्य भूमिका में बना सकता हूँ, ठीक है। और उसके साथ साथ पढ़ते जाना है। जैसे आज टॉपिक दिया कौन सा, तो जलवायु, तो जलवायु का आज पढ़ लेना है और उसके संबंधित आंसर राइटिंग आज रात को या कल कर लेना है, जिससे एक आंसर राइटिंग उससे रिलेटेड हो जाए। ये पढ़ने का सही तरीका होता है। बाकी कोचिंग में आपको PT की तैयारी पहले करवाते हैं, मेंस की तैयारी तक आपका बैच ख़त्म हो जाता है कोचिंग में। आ जाइए यहाँ पर, इस सवाल को ज़रा टुकड़ों में तोड़ते हैं। जो पहली बार आंसर राइटिंग करेंगे उनके लिए है। 100% फैक्चुअल सवाल है, 100% फैक्चुअल है। इसमें सोच कर लिखने वाली बहुत कम चीज़ें हैं इस सवाल में। 100% फैक्चुअल है। जैसे ऊपर वाले सवाल में आप सोच करके थोड़ा बहुत लिख भी सकते थे,
लेकिन इस सवाल में आपको फैक्ट्स की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। एनसीईआरटी की मदद ले सकते हैं, ऑनलाइन भी आप मदद ले सकते हैं। इंग्लिश में भी यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। हाइड्रोस्फीयर के बारे में पूछा गया है, 7th के एनसीईआरटी का है। यही चीज़ पीटी में फैक्ट के तौर पर ही पूछा जाता है। जलमंडल क्या है? पहला कीवर्ड क्या हो गया बंधुओं? जलमंडल क्या है? पृथ्वी पर उपस्थित जल की स्थिति का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। दूसरा ये हो गया, ये एनसीईआरटी में हेडिंग है, उसी हेडिंग से सवाल बना बना कर मैंने दिया है। तीसरा मैंने अपनी तरफ से जोड़ा था, व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ वाटर क्राइसिस इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन। ये 3 स्टेप का आपका क्वेश्चन हो गया। पहला स्टेप क्या था कि जलमंडल क्या है, तो इसमें सबसे पहले इंट्रो बनाइए, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, फिर लिखिए जलमंडल की परिभाषा। बिना इंट्रो के समय कोई हेडिंग नहीं बनाते, सीधा सीधा लिख दीजिए कि पृथ्वी पर मौजूद जितने भी जल हैं, 71% करीब में वाटर हैं, वो सारे के सारे जलमंडल में आ जाते हैं। पहले तो हमने यही लिख दिया, जलमंडल में नदियों में, झील में, समुद्र में सब जो उपस्थित जल हैं उन सभी को जोड़ देते जलमंडल पूरा संपूर्ण रूप से बनाता है। उसके बाद से पूछा है कि जल की स्थिति क्या है। दूसरा हेडिंग क्या बनाया? जल की वर्तमान में स्थिति देश में, मतलब कि पूरे विश्व भर में क्या है, दूसरा हेडिंग बनाया। इसमें सबसे पहले लिखा कि महासागर में कितना जल उपस्थित है, उसका परसेंट लिख दिया कि 97% जल जो हैं, 91 पर जितना भी हो, मुझे परसेंटेज याद नहीं है, वो महासागर में है। उसके बाद से एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। उसके बाद से लिख दिया दुनिया भर की झीलों में कितना ज़्यादा जल है, नदियों में कितना ज़्यादा जल है, ये सारा हमने लिख दिया, स्थिति लिख दी। फिर तीसरा हेडिंग क्या बनाना है बंधुओं? तीसरा सवाल का तीसरा हिस्सा क्या था कि भारत में कारण क्या है वाटर क्राइसिस के। उसके बाद से हेडिंग बनाया भारत में कारण। भारत में कारण का पहला कारण क्या हो सकता है? तो भाई यहाँ पर मानसून के जैसी अवधि में वर्षा होती है तो वर्ष भर वर्षा की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरा हमने कारण क्या लिखा? जल का अवैज्ञानिक उपयोग, यानी कि हम बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। तीसरा हमने क्या लिखा? नदियों को जल को संरक्षित नहीं करना, यानी कि नदियों के जल जो है वो खारे पानी में जाकर मिल जाती हैं। चौथा हमने क्या लिखा? कोई रीजन लिखा। पाँचवा हमने लिखा, 5 पॉइंट मिनिमम हमने लिख दिए। ठीक है, ये चीज़ सही हो गया। अब हमने क्या किया? इसका समाधान लिखना है, ये भी पूछा गया है। चौथा हिस्सा क्या था? समाधान। समाधान का हेडिंग बनाया। जब भी समाधान लिखते हैं किसी भी चीज़ें बंधुओं, तो वहाँ पर क्या लिखा जाता है? ध्यान से सुनिएगा। पहला लिखा जाता है सरकारी प्रयास। ठीक है, सरकारी प्रयास लिखा हमने। सरकार जो जो प्रयास कर रही है, जैसे अटल भूजल योजना है, या फिर बांध बना रही है छोटे स्तर के, या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कहा जा रहा है, उसके अलावा और जो सरकार प्रयास करे उसकी चर्चा हमने कर दी। दूसरा हमने हेडिंग क्या बनाया? समाधान में हेडिंग सुझाव, अन्य तरीके या सुझाव आप लिख सकते हैं, जिसमें आप कुछ केस स्टडी की चर्चा कर सकते हैं। जैसे चेन्नई ने वाटर को संरक्षित करने बहुत अच्छी दी है, उदाहरण सबसे अच्छा चेन्नई का माना जाता है देश में। दूसरा राजस्थान के भी कुछ जिलों का उदाहरण माना जा सकता है, जहाँ पर उन्होंने छत पर होने वाली वर्षा के सभी एक एक बूंद को वो लोग संरक्षित कर लेते हैं। तो इस तरह के आप अगर कुछ केस स्टडी की चर्चा कर देंगे तो और भी ज़्यादा आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक आंसर वाला हो गया। सुझाव में फिर आप अपने और कुछ सुझाव दे सकते हैं कि भाई हम वर्षा का पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं, बच्चों में जागरूकता फैला सकते हैं स्कूल लेवल से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की चर्चा कर सकते हैं। कौन से एसडीजी गोल में जल की बात की गई है? भूल गए होंगे आप, जल संरक्षण की गोल की चर्चा किस एसडीजी में की गई है, तो वो आप लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? कंप्लीट आंसर हो गया। इस प्रकार से उत्तर लेखन किया जाता है छोटे लेवल के सवाल का और विश्लेषण के लेवल के सवाल का। विश्लेषण वाले लेवल पर जब मैं आपको ले जाऊंगा बेसिक से, तब आपको समझ में आएगा कि दोनों में अंतर होता है। विश्लेषण लेवल सवाल की एक खासियत ये होती है, उसमें सोचकर लिखने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है, जबकि जो फैक्चुअल लेवल के सवाल होते हैं इसमें बहुत कम सोचकर लिखने की गुंजाइश होती है। तो आंसर राइटिंग को लेकर बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाया था। आई होप आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। आंसर राइटिंग कीजिए, अगर आप 71 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कीजिए। जो लोग 70 देना चाह रहे हैं अभी तो पीटी पर ही ध्यान दें, उनका दिसंबर में भी पीटी होगा, तो भी बहुत कम दिन है अभी पीटी को लेकर। तो ऐसा मत कीजिएगा कि पीटी की तैयारी छोड़कर बिल्कुल ही आंसर राइटिंग में लग गए। एक आध लिख लिया कभी तो लिख लिया, बाकी आप केवल पीटी की तैयारी पर ध्यान दीजिए। 71 वाले अभी जितना आंसर राइटिंग मेंस के लिए पढ़ लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। थोड़े दिनों बाद तो आप भी बोलेंगे पीटी का टेस्ट लगा रहे हैं जनवरी से, तो फिर फंस जाएंगे आप। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का। आई होप आपने कुछ सीखा होगा।